हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल जो अभी होने वाला है 6 मार्च 2021 को, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके नोटिफिकेशन के बारे में हम काफ़ी डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके आप वो पहले वीडियोज़ देखिए, जिसमें हमने प्रीवियसली सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में, एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट क्या है, एप्लीकेशन की एंड डेट क्या है, एग्ज़ाम किस डेट में होगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुराने प्रीवियस वीडियोस में। तो सबसे पहले आप जाके वो देखिए। और आज से हम चालू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहले पॉलिटी सब्जेक्ट को उठा रहे हैं, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को उठा रहे हैं। और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पुराने जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी को हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले आज आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई का ये पर्व आपकी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस लेकर आए, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी हो। ये इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है वो है नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अगर आपको पता हो तो इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। जैसे कि एक एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, और एक इंटरनल इमरजेंसी होती है। एक्सटर्नल इमरजेंसी किस वजह से लगती है? अगर राष्ट्रपति जी को ये लगता है कि कोई युद्ध होने वाला है या कोई बाहरी आक्रमण होने वाला है, जिसको हम एक्सटर्नल एग्रेशन कहते हैं, तो राष्ट्रपति जी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और उनको लगता है कि कोई आर्म्ड रिवेलियन होने वाला है, यानी सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, जिसे हम आर्म्ड रिवेलियन कहते हैं इंग्लिश में। अगर राष्ट्रपति जी को ये लगता है कि कोई सशस्त्र विद्रोह होगा तो इन तीन पैरामीटर्स पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इमरजेंसी का प्रोविज़न हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न है। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न है। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में क्या अंतर है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के, नेशनल इमरजेंसी की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए तीन पैरामीटर होते हैं, तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई अभी। एक तो वॉर, एक एक्सटर्नल एग्रेशन और एक आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करने के लिए किसी भी राज्य में अथवा पूरे देश में राष्ट्रपति शासन जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, जो आर्टिकल 356 के अंडर आता है, इसको घोषित करने के लिए एक कंडीशन है। वो है कि प्रेसिडेंट को लगना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। किसी भी राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, तो उस स्टेट में, उस राज्य में प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये आता है आर्टिकल 356 के अंडर। ठीक है। फिर
एक और इमरजेंसी होती है जो आर्टिकल 360 के अंदर आती है, वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। इसका प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 360 यानी 360 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन अभी तक ये इंडिया में लागू नहीं की गई है। तो 3 चीज़ें हमने यहाँ देखी। एक आर्टिकल 352 जिसमें नेशनल इमरजेंसी की बात है, एक आर्टिकल 356 जिसमें प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, और एक आर्टिकल 360 जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। ठीक है, तो ये था इमरजेंसी के बारे में। एक चीज़ और, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये संविधान के किस पार्ट में दिया गया है। इमरजेंसी के यानी आपातकाल के जो प्रावधान हैं संविधान के किस पार्ट में हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी के प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस संविधान के पार्ट 18 में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं? संविधान के पार्ट 18 यानी कि 18, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न संविधान के पार्ट 18 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 352 याद रखना है आपको, आर्टिकल 356 याद रखना है, आर्टिकल 360 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल कम्स अंडर, यानी सबको रोजगार का प्रावधान किसके अधीन आता है? सभी को रोजगार का प्रावधान किसके अधीन आता है? तो इसका आंसर आपको देना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबको रोजगार का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के तहत दिया गया है। DPSP के तहत दिया गया है। सबको रोजगार का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के तहत दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ऐसे कई सारे प्रावधान हमारे DPSP के अंदर दिए गए हैं, और DPSP के बारे में यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में आपको बता दूं मैं कि ये संविधान के पार्ट 4 में इसका विवरण आपको मिलेगा। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इसका विवरण आपको मिलेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संविधान के पार्ट 4 में दिया गया है, और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक किससे डील करते हैं, किससे संबंध रखते हैं? DPSP से संबंध रखते हैं, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंध रखते हैं। ये संविधान के पार्ट 4 में दिया गया है। क्वेश्चन सीधे यहाँ से सीधे आएगा कि अगली बार क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के किस भाग में इनका विवरण है, तो आपको सीधे वहाँ पर ऑप्शन टिक करना है पार्ट 4। ठीक है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि DPSP जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यानी कि जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इनको लिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है आपसे कि DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान में किस संविधान से लिए गए हैं, तो वहाँ पर आंसर देना है आपको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल
आप ध्यान से पढ़िए, वरना अक्सर बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं कि जल्दी जल्दी में 5 ईयर्स की जगह, इसका आंसर सही आंसर 5 ईयर है, लेकिन गलती से आप कहीं 4 ईयर्स ना लगा दें या 7 ईयर्स ना लगा दें। इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर सरल है तो उसमें गलती होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो आप क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे। तो टर्म जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। भारत का राष्ट्रपति, अब देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होते हैं। हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होते हैं। हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होते हैं। ये सारी चीज़ें हम हमारे डिटेल्ड लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारी चीज़ों, सारे सब्जेक्ट्स पे डिटेल्ड लेक्चर लेके आऊँगा, और वहाँ पे मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है, प्रेसिडेंट किन चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट किन बिल्स को जो पार्लियामेंट के द्वारा पास होते हैं, किन बिल्स में उनकी रिकमेंडेशन लगती है या नहीं लगती। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जा सकता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बट यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन आया हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में पूछा है, तो मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ कि भारत के राष्ट्रपति हेड ऑफ द इंडियन स्टेट भी होते हैं, या इनको हेड ऑफ द इंडियन स्टेट कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कौन होगा, हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कौन होगा, तो हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट होंगे प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान रखिएगा, हेड ऑफ इंडियन स्टेट अगर आता है एग्जाम में तो आपको प्रेसिडेंट टिक करना है, प्रेसिडेंट सही ऑप्शन होगा। और अगर हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पूछा जाता है तो प्राइम मिनिस्टर इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध रखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित रखता है। आपको बताना है कि आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद किसके साथ डील करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, इमरजेंसी प्रोविजन, अमेंडिंग प्रोसीजर, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, अब राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 4 ऑप्शन आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि आर्टिकल 368 का संबंध इनमें से किससे है। देखिए, अगर आपने पॉलिटी के बारे में अगर पहले से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 368 अमेंडिंग प्रोसीजर यानी कि संशोधन की प्रक्रिया से संबंध रखता है। आर्टिकल 368 संशोधन की प्रक्रिया से संबंध रखता है। अभी जैसे में हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आपातकालीन के लिए प्रावधान है आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360। अभी पहले मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक आपातकालीन प्रावधान दिए हुए हैं। लेकिन अमेंडिंग प्रोसीजर संशोधन की प्रक्रिया, अगर संविधान के अंदर कोई भी संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के अंदर उसके प्रावधान दिए गए हैं। तो अमेंडिंग प्रोसीजर का प्रावधान आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत है। अब संविधान के अंदर कोई भी संशोधन करने की पावर, संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी संशोधन अगर करना है तो उसको संशोधन को करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि संविधान के अंदर अगर कोई भी संशोधन करना है तो उसको संशोधन करने की पावर किसको मिली हुई है, पार्लियामेंट को, भारतीय संसद को, भारतीय संसद को। ठीक है, और इसकी पूरी डिटेल है आगे जब भी हम पॉलिटी के लेक्चर्स देखेंगे, आप जल्दी आपको सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो वहाँ मैं बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है, कैसे
उसमें संशोधन किया जाता है कि पार्लियामेंट के जो दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, क्या इसमें लोकसभा में ही पास होता है या फिर संशोधन बिल सिर्फ राज्यसभा में पास होता है, या दोनों में पास किया जा सकता है, या दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करूँगा, जो जल्दी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना है, दो चीज़ें याद रखना है। अमेंडिंग प्रोसीजर यानी संशोधन प्रक्रिया की जो पावर है वो किसको है? पार्लियामेंट को है, पार्लियामेंट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमेंडिंग प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल 368, जिसकी पावर पार्लियामेंट को दी गई है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में से आपको सिलेक्ट करना है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से, हु वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको चुना गया था। जो 4 ऑप्शन आपको नीचे गिवन है, इनमें से आपको चुनना है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको चुना गया था। पहला ऑप्शन है राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन है SC मुखर्जी। अब इन चारों में से आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया है। अब ध्यान से पढ़िए, अक्सर क्वेश्चन में गलती यही होती है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट पूछा है, लेकिन ध्यान से पढ़िए, वो पूछ रहा है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर और SC मुखर्जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आंसर के ऊपर चलेंगे। मैं आपको बता दूं कि 1934 में सबसे पहले MN रॉय नाम याद रखिए। 1934 में MN रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। 1934 में MN रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। उसके बाद 1935 में 1935 में कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी ब्रिटिश सरकार से। 1935 में कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ब्रिटिश सरकार से। फिर 1940 में 1940 में ये डिमांड एक्सेप्ट हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी, जो कांग्रेस के द्वारा 1935 में की गई थी, ये डिमांड एक्सेप्टेड हो गई थी। याद रखना है ये क्रोनोलॉजी, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसको बोला जाता है अगस्त ऑफर। इसको 1940 में ये जो डिमांड एक्सेप्ट हुई थी, इसको बोला जाता है अगस्त ऑफर। 1940 में हुआ था। अगस्त ऑफर 1940 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड एक्सेप्ट हो गई थी। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। आप सभी को पता होगा, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, उसके सामने भी उसने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की थी, लेकिन वो क्रिप्स मिशन एक्चुअली में फेल हो गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट नहीं हो पाई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना नहीं पाए थे क्रिप्स मिशन के फेल होने के कारण। फिर 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपका आंसर निकल कर आएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन के आने पर 1946 में कैबिनेट मिशन के आने पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। तो कल आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का संबंध निम्न में से किस मिशन से है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त ऑफर और नन ऑफ द अबव, तो वहाँ पर सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैबिनेट मिशन के अंतर्गत सेटअप किया गया था इन 1946। इस बात को ध्यान रखिए, इन 1946 कैबिनेट मिशन के अंडर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1935 में सबसे पहले MN रॉय ने डिमांड की थी आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर 1935 में कांग्रेस ने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर 1940 में जो अगस्त ऑफर आया था, उसमें डिमांड एक्सेप्ट हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की।
फिर 1942 में क्रिप्स मिशन में भी कोशिश की गई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाए, उसको बनाया जाए, लेकिन वो फेल रहा। और फाइनली 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट किया गया। ठीक है, फिर कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। जैसे कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी 9 दिसंबर 1946। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसका टेम्परेरी प्रेसिडेंट सबसे पहले किसको बनाया गया था, ये भी याद रखना है। टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लोग किस पोस्ट पर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन अगर ऑप्शन आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो वो थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसका वाइस प्रेसिडेंट अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आपको मिल जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? H.C. मुखर्जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और एक बात, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? S.C. मुखर्जी। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पर S.C. मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब बी आर अम्बेडकर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ड्राफ्ट करने वाली कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे नेशनल फ्लैग यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, यानी कि नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया? नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है यहाँ से कि नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया गया। व्हेन वॉज द नेशनल फ्लैग एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 22 जुलाई 1947, यानी कि 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अपनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। फिर नेशनल एंथम कब एडॉप्ट किया गया? नेशनल एंथम वॉज एडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950, यानी कि नेशनल एंथम को एडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। फिर नेशनल सॉन्ग कब एडॉप्ट किया गया? नेशनल सॉन्ग को एडॉप्ट किया गया 24 जनवरी, यानी कि दोनों की डेट सेम है, 24 जनवरी 1950, दोनों को सेम डेट में एडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। ठीक है, बस आपको नेशनल फ्लैग की डेट याद रखना है, जो है 22 जुलाई 1947। ठीक है,
तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया, नेशनल एंथम को कब एडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को कब एडॉप्ट किया, कौन इसके प्रेसिडेंट थे, कौन इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन तो पूछ ही लिया है ऑलरेडी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, हमने देखा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा क्या क्या किया गया इसके बारे में डिटेल हम लेक्चर लेके आएंगे। मैं लेक्चर आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। निम्न में से कौन दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग। ये जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, वीरप्पा मोइली, नटवर सिंह, MS गिल और नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग जो था उसके चेयरमैन कौन थे। उसके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली जी, उसके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली जी, उसके चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली जी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि एक पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भी बना था। पहला ARC यानी कि फर्स्ट ARC के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे मोरारजी देसाई। अभी जैसे आपको यहाँ पे पूछा गया है सेकंड ARC के अध्यक्ष कौन थे, ऐसे ही कभी क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट ARC के अध्यक्ष, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, ये इसके चेयरमैन थे। ठीक है, ये इसके चेयरमैन थे। अच्छा, डेट अगर आपसे पूछ ली जाए कि फर्स्ट ARC को कब सेटअप किया गया था, तो यानी 5 जनवरी 1966 को इसको सेटअप किया गया था। सेकंड ARC के अध्यक्ष मैंने बताया वीरप्पा मोइली जी थे, सेकंड ARC के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली जी थे और इसको सेटअप किया गया था 31 अगस्त 2005 को, 31 अगस्त 2005 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है और नाम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ARC के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और सेकंड ARC के अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली जी। और फर्स्ट ARC बना था 5 जनवरी 1966, सेकंड ARC बना था 31 अगस्त 2005, याद रखिएगा। फिर थर्ड आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट रिकॉग्नाइज्ड यानी कि निम्न में से कौन सी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, आप जल्दी में पढ़ लेंगे कि कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त है। अगर आप नॉट को इग्नोर कर देंगे तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा खेल नॉट की वजह से चेंज हो जाएगा। देखिए, हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें से 8वीं यानी कि 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। भारत की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी हैं? 22। ये भी याद रखना है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया में कितनी है? 22। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, नेपाली। तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जो है इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा को भारत के संविधान में मान्यता क्यों प्राप्त होगी? ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश को यहाँ पर हमारी 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि इन 22 लैंग्वेज में से ये जो 22 लैंग्वेज हैं, 22 भाषा हैं भारत की 8वीं अनुसूची में, उनमें से अंग्रेजी नहीं है। आपको उर्दू मिलेगी, संस्कृत मिलेगी, नेपाली मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश नहीं मिलेगी। तो ये इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन विच इज इंग्लिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय,
पंचायती राज को किसने रिकमेंड किया था? 4 आपको कमीशन और कमेटी के नाम दिए हुए हैं। पहला है बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर फाजल अली कमेटी, फाजल अली कमीशन, सरकारिया कमीशन और राजा मन्नार कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पंचायती राज की संस्तुति निम्न के द्वारा की गई थी। ठीक है, किस कमेटी ने पंचायती राज को रिकमेंड किया था? अब आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको लाया गया। पंचायती राज सिस्टम एक 3 टीयर सिस्टम है, यानी कि मैं आपको समझा दूं, आप सभी जानते होंगे कि एक गांव के विलेज लेवल पे पंचायत होती है। ठीक है, एक गांव के विलेज लेवल पे पंचायत होती है, फिर एक ब्लॉक लेवल पे पंचायत होती है, यानी कि एक तहसील पर पंचायत होती है, और फिर जिले लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको हम नगर पंचायत कहते हैं, वो भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं 3 टीयर सिस्टम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि पंचायती राज सिस्टम कितने टीयर सिस्टम है, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर और 4 टीयर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पंचायती राज सिस्टम 3 टीयर सिस्टम है, जो कि एक विलेज लेवल पे होता है, एक ब्लॉक लेवल पे होता है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा लाया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था। ठीक है, और दूसरी बात, ये जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में, तो उसके द्वारा संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर पार्ट 9 को ऐड किया गया, यानी कि एक और भाग, भारतीय संविधान में एक और भाग जोड़ा गया जिसका नाम था पार्ट 9। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किस भाग को जोड़ा गया, तो आपको आंसर देना है पार्ट 9। ठीक है, ये एक फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरी चीज, आर्टिकल अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 243O तक, आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O पार्ट 9 में, यानी कि भाग 9 में पंचायती राज के बारे में दिया गया है, पंचायती राज के बारे में है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो आपको आंसर देना है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि आर्टिकल 243 किससे संबंधित है, तो वो पंचायती राज से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पंचायती राज को रिकमेंड किसने किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ये आपका सही आंसर है, पंचायती राज को रिकमेंड किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी थी? 1957 में। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देता हूँ मैं कि राजस्थान पहला ऐसा प्रदेश है जिसने पंचायती राज को एडॉप्ट किया था। राजस्थान पहला स्टेट है, पहला राज्य है जहाँ पर पंचायती राज लागू किया गया। और राजस्थान में भी अगर हम बात करें तो नागौर जिले में सबसे पहले लागू किया गया था, नागौर जिला। ठीक है, राजस्थान का नागौर जिला सबसे पहला ऐसा जिला है जिसने पंचायती राज को लागू किया 1959 में, 1959 में। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ 1992 में, 73rd अमेंडमेंट जो हुआ, उससे पहले ही राजस्थान में ये लागू हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, ये याद रखना है आपको। अब पंचायत का जो इलेक्शन होता है वो 5 साल के लिए होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, 3 टीयर पंचायती राज जो हमने पढ़ा है, इसका कार्यकाल होता है 5 साल का, इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है, ये याद रखना आपको, इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। इसमें एज होती है, यानी कि पंचायत में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए मिनिमम एज है 21 ईयर्स, मिनिमम एज है
21 ईयर्स। एक और फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि पंचायती राज में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट की? 21 ईयर्स। मिनिमम एज 21 ईयर्स। ठीक है। फिर यहाँ पर महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन भी अप्लाई होता है। 1/3 रिजर्वेशन भी अप्लाई होता है। महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन भी है पंचायती राज सिस्टम में। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड 1/3 रिजर्वेशन दिया जाता है विमेन को। ठीक है, चलिए अब ये जो दूसरे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, फजल अली कमीशन, सरकारिया कमीशन, राजमन्नार कमेटी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि फजल अली कमीशन रिलेटेड है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पूरे भारत में अलग अलग जो राज्य हैं उनको कैसे बांटा जाए, तो फजल अली कमीशन उससे रिलेटेड है। और इसने राज्यों का बंटवारा लैंग्वेज के आधार पर करने की रिकमेंडेशन दी थी। यानी कि भाषा के आधार पे, कल अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा के आधार पे राज्यों का बंटवारा किस कमीशन के द्वारा सुझाया गया था, तो वो था फजल अली कमीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर सरकारिया कमीशन बना था 1988 में। सरकारिया कमीशन बना था 1988 में। और केंद्र एवं राज्यों के बीच के जो संबंध हैं उसके बारे में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। यानी कि आपको बस एक चीज़ याद रखना है, सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजा मन्नार कमेटी भी कुछ इसी तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन पे काम किया था। राजा मन्नार कमेटी ने, ये बना था 1971 में। ठीक है, तो हमने बलवंत राय मेहता कमेटी देखा, पंचायती राज को रिकमेंड किया इसने। फजल अली कमीशन ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंधों से रिलेटेड सरकारिया कमीशन है। राजा मन्नार कमेटी भी इसी संदर्भ में बनाया गया था और 1971 में ये बनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनके बारे में कुछ डिटेल भी देखी है हमने। मैं पूरे सब्जेक्ट्स के डिटेल लेक्चर लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो लगातार लगे रहिए, बस तैयारी चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा कोर्स हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप तो तैयारी करती रहिए, कोर्स कंप्लीट कराने की, प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।